हरे कृष्ण दोस्तों। मैं आपके सामने आज एक ऐसे हाथ का विश्लेषण करूंगा जिसमें सरकारी नौकरी का योग होता है। उसके साथ ही उस कुंडली का भी विश्लेषण करूंगा जिस व्यक्ति का यह हाथ है और वह व्यक्ति एक सरकारी नौकरी में कार्यरत है और एक उच्च अधिकारी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस हाथ का आकार। इस हाथ का आकार जो है वर्गाकार है, वर्गाकार हथेली है। ये देखते हैं वर्गाकार हथेली है ये। तो वर्गाकार हथेली वाले व्यवहार कुशल होते हैं, समझदार होते हैं और इनमें नेतृत्व की भावना भी होती है और ये समाज में जो है अच्छा योगदान देते हैं और दूसरे लोगों की मदद भी करते हैं। तो दूसरा आप देखते हैं इसकी उंगलियां। इसकी उंगलियां भी वर्गाकार हैं। वर्गाकार उंगलियों वाले जो है ये भी अच्छे व्यक्ति होते हैं और समाज में अच्छी प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। अब इसकी देखते हैं भाग्य रेखा। भाग्य रेखा इसकी जो है देखते हैं कहाँ से शुरू हुई है भाग्य रेखा। भाग्य रेखा इसकी शुरू हुई है चंद्र पर्वत से। चंद्र पर्वत से जाके ये जो है सीधी शनि पर्वत पे जा रही है। जिस व्यक्ति की भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से शुरू होती है वह व्यक्ति अन्य लोगों की सहायता से अपने भाग्य का निर्माण करता है। इस व्यक्ति को उच्च लोगों का समर्थन अवश्य मिला होगा और उससे इसकी जीवन में उन्नति हुई होगी। इसका मतलब एक और होता है, जिस व्यक्ति की भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से शुरू होती है उसे विवाह के बाद भी फायदा मिलता है। यानी कि विवाह ससुराल पक्ष से भी कुछ फायदा मिल सकता है, नहीं पत्नी पक्ष से फायदा मिल जाता है। तो ऐसे लोग जो है अन्य लोगों से संपर्क में आते हैं और अन्य लोग इनकी मदद करते हैं और इनको सम्मान देते हैं। भाग्य रेखा के साथ हम देखते हैं सूर्य की उंगली। सूर्य की उंगली सीधी है। सूर्य की उंगली सीधी होने से जो है आदमी अपने कार्य में कुशल होता है। ये देखते हैं सूर्य की उंगली। सूर्य की उंगली सीधी है। सूर्य की उंगली सीधी होने से अपने कार्य में आदमी कुशल होता है। अब देखते हैं शनि की उंगली। शनि की उंगली भी इसकी सीधी है। शनि की उंगली सीधी होने से आदमी मानसिक रूप से मजबूत होता है। यह है शनि की उंगली। अब देखते हैं बृहस्पति की उंगली। बृहस्पति की उंगली जो है लंबी होने से आदमी के अंदर नेतृत्व क्षमता काफ़ी होती है और उसके अंदर लोगों को सहायता करने की, लोगों से काम करवाने की और लोगों को अपने साथ लेके चलने की बहुत क्षमता होती है। और ये उंगली यही दिखाती है कि आदमी अपने कार्य में कुशल है और नेतृत्व क्षमता उसके अंदर है। अब देखते हैं सूर्य बृहस्पति की उंगली की लंबाई, यानी तर्जनी और अनामिका की लंबाई। तर्जनी और अनामिका की लंबाई लगभग बराबर है। ये देखिए, इनकी लंबाई बराबर होने से आदमी अपने कार्य में कुशल होता है और ईमानदार होता है, कर्तव्यनिष्ठ होता है और ऐसे व्यक्ति जीवन में अवश्य ही सफल होते हैं। अब आते हैं सूर्य रेखा के ऊपर। इसकी सूर्य रेखा देखते हैं कहाँ से जा रही है। सूर्य रेखा इसकी जो है जीवन रेखा से यहाँ से शुरू हुई। सूर्य रेखा इसकी जीवन रेखा से शुरू हुई है। सूर्य रेखा जीवन रेखा से शुरू होकर श्री सूर्य पर्वत पे गई है। जिस व्यक्ति की सूर्य रेखा इस प्रकार की होती है, यानी जीवन रेखा से शुरू होकर सूर्य पर्वत पे जाती है, तो वह व्यक्ति अवश्य ही सरकारी पद प्राप्त करता है। सूर्य रेखा जितनी गहरी होगी उतना धन, यश और पद पद और सम्मान की प्रतिष्ठा उस व्यक्ति को प्राप्त होगी। तो इस व्यक्ति की सूर्य रेखा गहरी है तो इस व्यक्ति को एक उच्च पद सरकारी विभाग में मिला हुआ है। अब देखते हैं इसका बृहस्पति पर्वत। बृहस्पति पर्वत इसका बहुत उभरा हुआ है। ये है बृहस्पति पर्वत। बृहस्पति पर्वत इसका बहुत उभरा हुआ है। इस व्यक्ति के अंदर बृहस्पति के गुण कूट कूट के भरे होंगे, यानी कि यह ईमानदार अब होगा और अपने साथ वाले लोगों की मदद करेगा और उनके हर काम ये करवाएगा।
लेकिन इसके साथ बृहस्पति के ज़्यादा उभरा होने के कारण थोड़ा बृहस्पति के अवगुण भी पैदा हो जाते हैं, यानी कि आदमी में घमंड आ जाता है और इससे थोड़ा सा आदमी के अंदर अहम भाव पैदा हो जाता है। शनि पर्वत दबा हुआ है, लेकिन शनि पर्वत दबा होने के बावजूद भी शनि पर्वत पे शनि की रेखा एक अच्छी स्थिति में है। तो शनि पर्वत का दबा हुआ होना यहाँ अशुभ प्रभाव नहीं देगा, बल्कि रेखा के कारण यहाँ जो है शुभ प्रभाव शनि का मिल जाएगा। अब सूर्य पर्वत भी दबा हुआ है, लेकिन सूर्य रेखा इसके ऊपर मजबूत स्थिति में है, तो यहाँ सूर्य अशुभ प्रभाव नहीं देगा, वो शुभ फल देगा। उस सूर्य का जो गुण होंगे, सूर्य सरकारी धन जो प्रतिष्ठा होगी वह सूर्य यहाँ अवश्य प्रदान करेगा। अब आते हैं कनिष्का उंगली की तरफ। कनिष्का उंगली की लंबाई जो है यहाँ से इस पोर से थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। जिस व्यक्ति की कनिष्का उंगली की लंबाई इस पोर से कम होती है तो उसमें थोड़ा कन्वेंसिंग पावर की कमी रहती है। तो यहाँ बुध पर्वत भी उभरा हुआ है, लेकिन इतना नहीं है। बुध पर्वत पे कोई शुभ निशान नहीं है, तो बुध का प्रभाव ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा। अब आते हैं इसके मंगल पर्वत पे। मंगल पर्वत दो होते हैं, एक मंगल पर्वत ये है, ये उच्च मार्स कहते हैं इसको, ये है लोअर मार्स, एक होता है ये। तो मंगल पर्वत अगर इसकी हाथ की हथेली में देखें तो दोनों मंगल पर्वत सही स्थिति में है, लेकिन मंगल यहाँ जो है निमन मंगल है, वो ज़्यादा उभरा हुआ लग रहा है, इस कारण इसका मंगल शुभ प्रभाव नहीं देगा। अब आते हैं चंद्र पर्वत पे। तो ये है इसका चंद्र पर्वत। तो चंद्र पर्वत इसका सामान्य है, थोड़ा सा कमज़ोर लग रहा है, लेकिन चंद्र जो है कमज़ोर होने के बाद भी अशुभ नहीं लग रहा है। इसके बारे में आपको इसकी कुंडली में बताऊंगा। अब आते हैं शुक्र पर्वत पे। शुक्र पर्वत ये है। शुक्र पर्वत इसका अच्छी स्थिति में है और अच्छी स्थिति में उभरा हुआ है, तो शुक्र इसका शुभ फल देगा और शुक्र इसको जो भी व्यक्ति वस्तु में ऐशो आराम वाहन वगैरह सुख होगा, शुक्र यहाँ से इसको प्रदान करेगा। अब यही चीज़ें हम आपको इसकी कुंडली में भी दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा हम इसका ये देख लेते हैं किस एज में क्या हुआ। अब इसका भाग्य अगर खुलने की बात करते हैं तो इसका भाग्य जो है बचपन में ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो कहाँ से इसका भाग्य शुरू हुआ, तो भाग्य इसका लगभग यहाँ से शुरू हुआ है। भाग्य रेखा इसकी यहाँ से स्टार्ट हुई है, नहीं थोड़ा सा ऊपर से, ये यहाँ से भाग्य रेखा स्टार्ट हुई है। लगभग 17-18 वर्ष की आयु में इसका भाग्य शुरू हो गया होगा। इसके बाद जो है इसकी भाग्य रेखा यहाँ से गई है, तो लगभग 27 वर्ष की आयु के आसपास यहाँ से इसका जो है ये लगभग 27 वर्ष की आयु के आसपास इस व्यक्ति को सरकारी नौकरी का योग बना होगा। यहीं से इसकी सूर्य रेखा शुरू हुई है, यहीं से इसकी भाग्य रेखा शुरू हुई है, तो यहाँ इसको सरकारी नौकरी इस आयु में मिलनी चाहिए। तो इस आयु में इसको सरकारी नौकरी अवश्य मिलेगी और ये व्यक्ति जीवन भर धन, यश और प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा। अब आते हैं इसके अशुभ प्रभाव की तरफ। तो इसको चंद्र के थोड़ा सा डाउन होने से, लोअर होने से, तो इस व्यक्ति को मानसिक परेशानी रह सकती है। तो इसके लिए इसको चंद्र का उपाय कर लेना चाहिए। एक ही साथ में जो अशुभ प्रभाव है वो है कि इस व्यक्ति की तीनों रेखाएं, जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा और ये मस्तिष्क रेखा, ये तीनों मिली हुई हैं। जिस व्यक्ति की जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा तीनों मिल जाती हैं तो यह व्यक्ति को अचानक कोई कष्ट आने की संभावना रहती है। इसका प्रभाव वैसे 50 वर्ष की आयु के बाद आता है। लगभग 55 या 56 वर्ष की आयु में व्यक्ति को अचानक कोई मुसीबत का सामना करना पड़ता है। अब जो है हम आपको बताते हैं इसकी कुंडली।
इसकी जन्म कुंडली देखते हैं तो इसकी जन्म कुंडली में धनु लग्न है। धनु लग्न का स्वामी होता है बृहस्पति। तो धनु लग्न का स्वामी बृहस्पति यहाँ बैठा हुआ है धन भाव में। तो दूसरे घर में बैठने का मतलब होता है धन भाव। तो दूसरे घर में बैठा हुआ है तो इसका मतलब जो है ये व्यक्ति धनवान होना चाहिए। और इसके साथ धन का दूसरा योग हम आपको बताते हैं। भाग्य का स्वामी ये है भाग्य भाव और यहाँ का स्वामी सूर्य। यहाँ का स्वामी सूर्य धन भाव में बैठा हुआ है। धन भाव में बैठने से इसका मतलब दिखाता है कि किस्मत में धन है। तो लग्नेश और धनेश दोनों धन भाव में बैठे हुए हैं तो जीवन और भाग्य मिलके जो है धनवान बनाएंगे। इसके अलावा शुक्र भी धन भाव में बैठा हुआ है। शुक्र वैसे भी धन का कारक माना जाता है, लक्ष्मी का कारक शुक्र होता है। तो यहाँ जो है आय का स्वामी धन में बैठा हुआ है तो यहाँ इनकम से जो है धन आएगा। तो धन के लिए इससे एक अच्छी कुंडली नहीं हो सकती। तो अच्छा, इसके अलावा होता है सूर्य किस घर में बैठा है, कुंडली में कहाँ है, तो इससे देखी जाती है कि सरकारी नौकरी इस व्यक्ति को मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो सूर्य दूसरे भाव में है तो दूसरे भाव में सूर्य होने से सरकारी धन का योग बनता है। कुंडली में 1, 2, 6, 10, 11 इन भाव में अगर सूर्य हो तो व्यक्ति को सरकारी नौकरी अवश्य मिलती है। तो इस व्यक्ति के दूसरे भाव में सूर्य है तो इस व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिली हुई है। अब आते हैं इसके प्रॉपर्टी की तरफ। प्रॉपर्टी, वाहन, जमीन जायदाद, मकान और सुख, ये सब हमें मिलता है चौथे घर से या चौथी राशि से। तो चौथे घर में यहाँ कौन सा बैठा हुआ है, चौथे घर में मीन राशि है, चौथे घर में यहाँ बैठा हुआ है चंद्र। तो चंद्र वैसे भी जो है वाहन सुख का कारक होता है, शुक्र भी वाहन सुख का कारक होता है। चौथा घर जो है सुख और वाहन के लिए देखते हैं। प्रॉपर्टी, मकान, जमीन जायदाद लगभग यहीं से देखते हैं। तो चौथे घर में चंद्र है। चंद्र जो है 8वें घर का स्वामी जो हो तो चौथे घर में बैठा है। 8वें घर का स्वामी चौथे घर में बैठा है तो 8वें घर का स्वामी होने से 8वें घर होता है कर्जे का। तो कर्जा यहाँ से चंद्र दिलाएगा उसको और ये जिससे ये वाहन खरीदेगा, जमीन खरीदेगा, मकान खरीदेगा। चंद्र यहाँ थोड़ा सा जो है बिहार राहु के प्रभाव में है, मंगल के प्रभाव में है। मंगल की चौथी दृष्टि है, राहु का केंद्रीय प्रभाव है, इसलिए यहाँ चंद्र कमजोर है। तो इस व्यक्ति को कर्जा ज़्यादा लेना पड़ेगा, बार बार लेना पड़ेगा। अच्छा, तो धन भाव का स्वामी यहाँ षष्ठ है। तो धन का स्वामी षष्ठ होने से जो है जितना पैसा होता है कर्जे में जाता है, वापसी में जाता है, कर्जा वापस करने के लिए चला जाता है या जो है रोक भी जाता है। तो ये एक अशुभ प्रभाव है। यहाँ इसको शनि का उपाय करना चाहिए और चंद्र का उपाय करना चाहिए, जिससे इस व्यक्ति को जो है जो भी कठिनाइयाँ आती हैं या जो भी परेशानी आती है उसका समाधान कर सके। तो इस प्रकार मैंने आपके सामने जो कुंडली प्रस्तुत की है, ये इसमें कुंडली और हाथ, हस्तरेखा दोनों का मैंने विश्लेषण किया है, जिससे ये सच्चाई प्रतीत होती है कि कुंडली और हाथ को मिलाने से जो योग बनता है, जो कुंडली कहती है, तो वह है एकदम सत्य होता है। अगर आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहें तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।